सभी देखने वाले छात्रों और हमारे साथ पढ़ रहे सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। नमस्कार। बायोलॉजी पाठशाला चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी, और आज के सत्र में हम खास तौर पर स्त्री जनन तंत्र मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और युग्मका जनन की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल, और ये अध्याय बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ना केवल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि परीक्षा में उत्तर कैसे लिखने हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र के मुख्य अंगों की। इसमें अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिनी, गर्भाशय और कुछ बाह्य जननेंद्रिय शामिल हैं। शुरुआत अंडाशय से करते हैं, क्योंकि इसे प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि इसके दो सबसे जरूरी काम हैं। एक तो स्त्री युग्मक यानी ओवम बनाना और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन्स का उत्पादन करना। अच्छा, मतलब ये एक ही अंग दो बड़े काम कर रहा है, अंडाणु भी बना रहा है और हार्मोन्स भी। बिल्कुल। ये उदर के निचले भाग में होते हैं और आकार में छोटे, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, तो अंडाशय में अंडाणु बन गया। अब उसका अगला सफर कहाँ होता है? अब वो जाता है अंडवाहिनी में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और मुझे लगता है कि ये कोई सीधी सादी ट्यूब नहीं है, इसके भी अलग अलग हिस्से हैं। हाँ, इसके मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो अंडाशय के ठीक पास होता है वो कीप जैसा होता है, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और उसके किनारों पर उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं, है ना? फिम्ब्रिये, जी, झालर या फिम्ब्रिये। उनका काम बहुत जरूरी है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ये झालर उसे पकड़कर ट्यूब के अंदर ले आती हैं। एक तरह से उसे रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल। फिर आता है ट्यूब का चौड़ा हिस्सा, जिसे तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। ये एक बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है कि निषेचन कहाँ होता है। हाँ। अच्छा, तो एम्प्यूला में। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा है संकीर्ण पथ या इस्थमस, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। ठीक है, तो अब अंडाणु पहुंच गया गर्भाशय यानी यूटरस में, इसे वूम भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार एक उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है और ये एक बहुत ही मजबूत अंग है। इसकी दीवारों के बारे में कुछ बताइए। सुना है इसमें 3 परतें होती हैं। जी, सबसे बाहरी परत एक पतली झिल्ली होती है, परिगर्भाशय या पेरीमीट्रियम। ठीक है। बीच की परत बहुत मोटी और चिकनी पेशियों से बनी होती है, गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमीट्रियम। अच्छा, मोटी पेशी, इसका मतलब इसका कोई खास काम होगा। हाँ, प्रसव के समय मतलब बच्चे के जन्म के समय इसी में तेज संकुचन होता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। और सबसे अंदर वाली परत? वो है गर्भाशय अंतस्तर यानी एंडोमीट्रियम। ये एक ग्रंथिल स्तर है और आर्तव चक्र के दौरान इसमें कई बदलाव आते हैं। यही भ्रूण को पोषण देती है। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जन्म नाल या बर्थ कनाल का। ये क्या है? ये 2 अंकों के प्रश्न के लिए जरूरी है। गर्भाशय की ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल और योनि यानी वेजाइना दोनों मिलकर जन्म नाल बनाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय की। जी, इसमें जघन शैल, वृहद और लघु भगोष्ठ, लेबिया मेजरा एंड माइनोरा, योनोच्छद, हाइमेन और भगशीस क्लिटोरिस शामिल हैं। इसमें योनोच्छद हाइमन को लेकर समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, उस पर बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अक्सर इसे कौमार्य या वर्जिनिटी का सूचक माना जाता है, जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि योनोच्छद एक बहुत पतली झिल्ली है जो साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, खेलने कूदने या कभी-कभी गिरने से भी फट सकती है। मतलब इसका होना या न होना कौमार्य का कोई विश्वसनीय सूचक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक और सहायक ग्रंथि पर आते हैं, स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स। हाँ, ये सभी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण है। ये ग्रंथिल ऊतक और वसा से बनी होती है। और इनकी संरचना कैसी होती है? हर स्तन में करीब 15 से 20 स्तन पालियां या मेमोरी लोब्स होती हैं। इन पालियों में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। दूध का निर्माण इन्हीं कूपिकाओं में होता है? जी, कूपिकाओं में दूध बनता है, जो फिर स्तन नलिकाओं से होता हुआ
स्तनवाहिनी में जाता है, फिर तुम्बिका, फिर दुग्धवाहिनी और फिर बाहर। ये पूरा एक रास्ता है। छात्रों को ये फ्लो चार्ट याद रखना चाहिए, है ना? हाँ, और परीक्षा में इसका डायग्राम बनाने से भी बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो ये तो हुई स्त्री जनन तंत्र की संरचना। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसके लिए ये पूरा सिस्टम बना है, युग्मको जनन यानी गेमीटोजेनेसिस। पहले बात करते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस की, मतलब शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया नाम की कोशिकाओं से। ये द्विगुणित होती हैं, मतलब इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 46, लेकिन शुक्राणु में तो 23 होने चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन का रोल आता है। पहले समसूत्री विभाजन से इनकी संख्या बढ़ती है, फिर कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। और फिर इन प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित मतलब अब इनमें 23 गुणसूत्र हैं। अच्छा, तो यहीं पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। जी, इन कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। फिर इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनसे 4 बराबर अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स। तो क्या ये शुक्राणु प्रसू ही शुक्राणु हैं? नहीं, अभी नहीं, ये गोल कोशिकाएं हैं। अब इनका कायांतरण होता है, मतलब ये एक शुक्राणु का रूप लेते हैं जिसमें सिर और पूंछ होती है। इस प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये सब अपने आप तो नहीं होता होगा, कोई हार्मोनल कंट्रोल भी तो होगा। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया दिमाग से नियंत्रित होती है। यौवनारंभ पर हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है। और वो क्या करता है? वो पीयूष ग्रंथि पर काम करता है, जिससे 2 हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH और FSH, इनके काम अक्सर कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसे आसानी से याद रख सकते हैं। LH लीडिक कोशिकाओं पर काम करता है और उनसे पुंजन यानी एंड्रोजन्स बनवाता है। ये एंड्रोजन्स ही शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं। और FSH? FSH सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है, जो शुक्र कायांतरण में, मतलब स्पर्मेटिड्स को शुक्राणु में बदलने में मदद करती हैं। तो एक तरह से LH प्रक्रिया शुरू करवाता है और FSH उसे पूरा करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। अब शुक्राणु की संरचना को देखें तो इसके 4 भाग हैं: सिर, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। सिर में क्या खास होता है? सिर में अगुणित केंद्रक होता है और उसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। इसमें एंजाइम होते हैं जो निषेचन में अंडाणु को भेदने में मदद करते हैं। मतलब ये एक तरह की चाबी है। और उसे तैरने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो मिलती है मध्यखंड से। उसमें बहुत सारे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यही पूंछ को गति करने की ऊर्जा देते हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि एक मैथुन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। जी, और सामान्य उर्वरता के लिए इनमें से कम 60% का आकार सामान्य होना चाहिए और 40% में तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। ये तो हुई शुक्राणु बनने की कहानी। अब आते हैं अंडजनन यानी ओजेनेसिस पर। ये शुक्राणु जनन से काफी अलग है ना? बहुत अलग है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये प्रक्रिया लड़की के जन्म से भी पहले उसके भ्रूणीय जीवन में ही शुरू हो जाती है। जन्म से पहले मतलब? जब एक बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है, तभी उसमें लाखों मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी oogonia बन जाती हैं। जन्म के बाद कोई नई oogonia नहीं बनती। अच्छा, तो स्टॉक सीमित है। बिल्कुल, ये कोशिकाएं विभाजन शुरू करती हैं और प्रोफेज 1 अवस्था में आकर रुक जाती हैं। इन्हें अब प्राथमिक अंडक कहते हैं। और फिर ये रुकी हुई अवस्था में ही रहती हैं? हाँ, जन्म से लेकर यौवनारंभ तक। यौवनारंभ तक इनमें से बहुत सी नष्ट हो जाती हैं और अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक अंडक ही बचते हैं। फिर यौवनारंभ के बाद क्या होता है? हर महीने कुछ प्राथमिक अंडक बड़े होने लगते हैं। इनमें पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, लेकिन ये विभाजन असमान होता है। असमान मतलब? एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे द्वितीय कंडक कहते हैं और एक बहुत छोटी कोशिका बनती है जिसे पहला ध्रुवीय पिंड कहते हैं, जो बाद में नष्ट हो जाता है। ये द्वितीय कंडक फिर एक ग्राफियन पुटक के अंदर परिपक्व होता है और फिर ग्राफियन पुटक फटता है
और ये अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। इसी को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र में होती है जिसे हम आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हाँ, ये मादा प्राइमेटो में होने वाला जनन चक्र है। जो पहला ऋतुस्राव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। और ये चक्र लगभग 28 या 29 दिनों का होता है। जी, इसकी पहली प्रावस्था है आर्तव प्रावस्था, जिसमें रक्तस्राव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत टूटती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है पुटिया प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज। इसमें अंडाशय में पुटक विकसित होकर ग्राफियन पुटक बनता है और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम फिर से बनने लगती है। और ये सब हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। बिल्कुल। इस दौरान FSH और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। फिर चक्र के लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। ये क्या होता है? ये LH हार्मोन के कारण होता है। 14वें दिन LH का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। इसी की वजह से अंडोत्सर्ग होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। LH सर्ज, ठीक है। अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी प्रावस्था आती है? पीत प्रावस्था या ल्यूटियल फेज। इसमें फटा हुआ ग्राफी पुटक एक पीली सी रचना पीतपिंड या कॉपस ल्यूटियम में बदल जाता है। और इसका क्या काम है? पीतपिंड बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि अगर सगर्भता हो तो भ्रूण का रोपण हो सके। और अगर निषेचन नहीं होता? अगर निषेचन नहीं होता तो पीतपिंड नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, एंडोमेट्रियम टूट जाती है और फिर से आर्तव प्रावस्था शुरू हो जाती है। ये हार्मोनल चक्र का ग्राफ परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये 5 अंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्रों को हर हार्मोन के शिखर और उसके परिणाम को समझना चाहिए। ये चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। जी, जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो हमने शुक्राणु और अंडाणु बना लिए। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जहां ये दोनों मिलते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहले वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन होता है, जहां वीर्य को योनि में छोड़ा जाता है। फिर शुक्राणु तैरकर अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी बात जो सभी को समझनी है वो है समय। टाइमिंग इज एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निषेचन तभी और केवल तभी हो सकता है जब शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय पर अंडवाहिनी की तुम्बिका यानी एम्प्यूला में पहुंचे। अच्छा, तो दोनों का एक ही समय पर वहां मौजूद होना जरूरी है। बिल्कुल, यही कारण है कि सभी संभोग से गर्भ नहीं ठहरता। अगर अंडाणु निकलने के 24 घंटे के अंदर शुक्राणु वहां नहीं पहुंचा तो वो अवसर खत्म हो जाता है। ये एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हमने स्त्री जनन तंत्र के सभी भागों को समझा, शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रियाओं को देखा और आर्तव चक्र के जटिल हार्मोनल नियंत्रण को भी जाना। और हमने ये भी सीखा कि निषेचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। बिल्कुल, जीव विज्ञान केवल तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि जीवन की इन अद्भुत प्रक्रियाओं को समझना है। तो सभी छात्रों से यही कहना है कि इन कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करें, बायोलॉजी पाठशाला पर हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और लगातार मेहनत करते रहें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।